हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के कंप्यूटर साइंस के सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ओनली इंजीनियरिंग मैथ क्वेश्चंस करेंगे। कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथ्स भी होता है, उसके क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है। लेट फंक्शन आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स और एक्स क्यूब। तो मतलब एक्स या एक्स क्यूब में से जो भी मैक्सिमम है। एक्स बिलोंग टू आर एंड आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक तो हमें डिफरेंशिएबल नहीं है किन पॉइंट्स पे, और फंक्शन ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इजी है, ग्राफ हम एक्स का प्लॉट कर सकते हैं। एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, और एक्स क्यूब का। ठीक है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। और फिर देखो कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स मैक्सिमम है ना, एक्स क्यूब। और एक्स में से जब एक्स की वैल्यू 1 से कम है, और जब एक्स की वैल्यू हमारी जीरो -1 से 0 के बीच में, तब एक्स क्यूब बड़ा है, ज़्यादा है। ठीक है, एक्स से। और जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तब एक्स बड़ा है एक्स क्यूब से। और इस 1 के बाद एक्स क्यूब ही ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व भी है। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को ग्राफ से देखें, तो हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता जहाँ पे शार्प एज आता है। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे शार्प एज है, यहाँ पे भी, और एक यहाँ पे, यानी -1 0 और 1 पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, और इसको अगर हम नॉर्मल फंक्शन लिखें, तो देखो हमें पता है कि चार पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो, जब x और x क्यूब में से कौन सा बड़ा होगा, अगर मैं ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखूं, किसी भी नंबर की आप पावर बढ़ाते रहोगे, ठीक है, क्यू स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, वो बढ़ता जाएगा जब वो नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे वो भी 2 से ज़्यादा है, 2 का क्यूब करोगे वो भी 2 से ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x और x क्यूब में x क्यूब बड़ा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच में, है ना, नंबर की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, जैसे 1/2 है, x 1/2 हो गया। 1/2 का आप पावर बढ़ाते जाओगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/8 आएगा, तो वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में x बड़ा रहेगा, ठीक है, जब 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, इक्वल टू कहीं पे भी लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि वो 1 पे तो दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कुछ भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। और जब, बट अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं ऑड पावर के लिए। ठीक है, तो अब हम -1 और 0 के बीच में देखते हैं। जैसे -1/2 है, एक्स की वैल्यू -1/2 मान लो, उसका क्यूब करेंगे -1/8, तो यहाँ पे -1/8 बड़ा ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स क्यूब बड़ा है जब एक्स -1 से लेके 0 के बीच में ना, इक्वल टू यहाँ पे लगा लो, चलो। ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे -2 है, तो -2 और -2 का क्यूब -8, तो -2 बड़ा है, यानी कि x बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएबल देखें, डिफरेंशिएशन, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया जब x लेस देन -1 है। -1 और 0 के बीच में 3x² आ गया जब x -1 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, अब इक्वल नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में भी इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 के बाद इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 3x²। ठीक है, अब अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखें, वन के इधर उधर तो कांस्टेंट है 1। ठीक है, अगर मैं -1 पे देखूं, इसकी वैल्यू -1 के लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, -1 के राइट हैंड साइड क्या है, 3x²। तो यहाँ -1 पुट करूंगा तो इसकी स्लोप मेरी 3 आ जाएगी, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव f'(x), तो इसकी वैल्यू तो 1 है। और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f'(x), तो यानी कि यहाँ पे हम कहाँ पुट करेंगे, -1 के राइट हैंड साइड, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 3x² है, तो 3 आ गई। तो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा -1 पे। सिमिलरली 0 पे भी चेक कर सकते हैं, 3, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जीरो पुट करेंगे तो वन ही है यहाँ पे, तो वो भी इक्वल नहीं है। वन पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट वन है एफ डैश एक्स की, राइट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा तो थ्री है, तो वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, बट हाँ ग्राफ बना लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो आसानी है, पहले वन आ जाएगा, नौ पंजा 45 माइनस चौजी 48 -2, नौ चौका 36 माइनस सतुचिक 42 +3, 8 चौका 32 पंजा 35। ठीक है, तो यह जगह -3 -2 -6 +3 -3 -3 +12 -9, तो 12 -9 3 -3 0। ठीक है, तो आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए परमुटेशन सैंपल्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम from the set of all permutations of 1 2 3 up to n for n greater than equal to 4, let x be the event that 1 occurs before 2। ठीक है, x क्या इवेंट है कि 1 2 से पहले आया। ठीक है, और y जो इवेंट है 3 4 से पहले आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इवेंट x एंड y आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट x एंड y आर इंडिपेंडेंट, आइदर इवेंट x और y मस्ट अकर, इवेंट x इज मोर लाइकली देन इवेंट y। ठीक है, तो मान लो वन से लेकर एन तक के नंबर के परमुटेशन यानी कि हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं जब एन की वैल्यू चार या चार से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फोर की बात की है तो फोर तो मिनिमम हो गई। ठीक है, तो एक्स तो ऐसा इवेंट है, वो बोल रहा है कि वन टू से पहले आता है, वाई जो है थ्री जो है फोर से पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बिना कुछ लिखे सोचें कि एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होते हैं ना कि एक्स होगा तो वाई नहीं होगा, वाई होगा तो एक्स नहीं होगा। ठीक है, एक साथ आकर नहीं कर सकते दोनों, जैसे हेड और टेल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, अगर कि वन टू से पहले भी आ सकता है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वन टू थ्री फोर है ना, वन टू से पहले आ गया, थ्री फोर से पहले आ गया, तो दोनों अगर करके एक साथ, और दोनों हो सकता है इस तरीके से कि एक्स हो गया वाई नहीं हुआ, या फिर वाई हो गया एक्स नहीं हुआ, या फिर कुछ नहीं हुआ, है ना, कि वन भी वन टू से पहले नहीं है, थ्री फोर से पहले नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, द इवेंट्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सी है आइदर एक्स और वाई मस्ट अकर, गलत है भी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो वन, जरूरी नहीं कि टू वन फोर थ्री। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किया ही है, और इवेंट एक्स इज मोर लाइकली देन इवेंट वाई, ये भी गलत है। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जब हम परमुटेशन बनाएंगे। बी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर एक्स वन टू से पहले है या बाद में है, इसका कोई भी फर्क वाई पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं चार नंबर लेता हूँ, वन टू थ्री फोर। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है, अगर मान लो एक्स अकर कर रहा है, मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि 1 2। ठीक है, एक्स अकर कर रहा है यानी वन टू से पहले है, इसके बाद वाई के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ऐसा कुछ बन जाए या ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, वाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या मान लो कि एक्स नहीं हुआ, टू वन है ना, नहीं हुआ, तब भी वाई के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं देखा जाए तो। ठीक है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा वाई के होने या ना होने से, वैसी कंडीशन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमें टोटल निकालना ही है, ठीक है, कि फॉर्मूला से हमें पता है कि अ, आपस में इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई की, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स में क्या कुछ आ जाएगा, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि वन टू से पहले होना चाहिए, ताकि जैसे वन यहाँ पे आ जाए, टू यहाँ पे, और फिर बाद में थ्री फोर, या फिर फोर थ्री। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, ये भी हो सकता है वन यहाँ पे और टू थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे कुछ बन सकता है ऐसे, है ना, तो थ्री फोर को इंटरचेंज कर दो, दो केस यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, फिर वन यहाँ पे टू यहाँ पे, फिर वही थ्री फोर बीच में आगे पीछे,
तो 2 केस यहाँ से बन गए। ठीक है, पेपर में जब आपको पैटर्न पता चल जाए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 हो सकता है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 3 4 इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फिर इसके बाद तो ये बचेगा ना, 1 यहाँ पे, 2 लास्ट में, तो यहाँ पे भी 2 केस बन गए, 4 1 3 2, और लास्ट केस बन गया 3 4 1 2, और 4 3 1 2। ठीक है, तो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ 12 केस बने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी एक्स की वो क्या होगी, 12/24, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की भी ऐसी आएगी, है ना, जैसे यहाँ पे, यहाँ 1 2 है, वहाँ 3 4 एज्यूम कर लो, और जहाँ पे 3 4 है यहाँ 1 2 एज्यूम कर लो, तो सारे वाई के केस बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं वाई की बात करूँ तो वो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। ठीक है, और अगर मुझे केस बनाने हो एक्स इंटरसेक्शन वाई के, तो मैं इसी में से निकाल लूंगा कि एक्स भी हो रहा है वाई भी हो रहा है। तो 1 भी 2 से पहले है, 3 4 से पहले, देखो एक केस दो, ठीक है, एक एक छोड़ के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 केस बन गए। चलो लिख ही लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 3 2 4। ठीक है, फिर 1 3 4 2, फिर 3 1 4 2, एक मिनट, 3 2 4, फिर 3 1 4 2, और लास्ट बच गया 3 4 1 2। ठीक है, और तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई इसकी, इसके केस बन गए 6, 6/24 जो कि आ गया 1/4। तो 1/4 किसके इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया जब हमें सोचा नहीं जा रहा। ठीक है, बट हाँ इसको लिखने में भी इतना टाइम तो नहीं जाएगा पेपर में, जब आप थोड़ा पैटर्न समझ जाओगे। ठीक है, बट हाँ फिर भी हो जाएगा, अगर टाइम टेकिंग भी है बट होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी स्पेस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, तो देखो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, वही आसान लगेगा। ठीक है, मान लो ये ए हो गया, ये बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 0.1 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए की 0.3 है, तो ये वाला पार्ट 0.2 हो जाएगा, ताकि प्रोबेबिलिटी ए की 0.3 हो जाए टोटल। सिमिलरली यहाँ पे ओनली बी की 0.4 है ना, कि टोटल 0.5 होगी, बाहर कितना आ जाएगा, 0.2 0.1 0.7 हो गया, तो बाहर आ जाएगा 0.3। तो सबसे पहले दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, नहीं देखो दोनों का प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा ना, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, ए यूनियन भी 0.7 है, चेक कर लो, ये पूरा 0.7 है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए तो ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा, है ना, बी, सॉरी एक मिनट, इसको मैं, ए तो ये आ गया, ठीक है ए, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, बी को छोड़ के सारा, मतलब यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ फिर बाद में, ये भी आ गया ना बी के बाहर वाला। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों कौन सा हो गया, ये वाला नहीं हो गया ओनली। ठीक है, कि ए हो बी ना हो। ठीक है, तो वही केस बना ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए अकर करे बी ना करे। ठीक है, तो ये केस बन गया, ये 0.2 के इक्वल है, यस। ठीक है, तो बेसिकली ये भी ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। ठीक है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ओनली ए, ओनली ए, बी ना हो। फिर
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और ना ए हो ना बी हो, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया ना .3। तो बट यहाँ पे .4 लिखा है, गलत, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके बाहर का और इस बी के बाहर का, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये बाहर वाला ही आएगा, ठीक है। इसको हम नॉर्मली अगर सॉल्व करना हो, देखो पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये आता है पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी तो ये हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी बाहर का, ठीक है। तो ये .3 आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें .4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एनी n क्रॉस m मैट्रिक्स वेयर m ग्रेटर देन n, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सपोज करो हम ए को मैट्रिक्स लेते हैं। मैंने ए को मैट्रिक्स ली, हम्म, ठीक है, रैंडमली 1 2 1 4 3 2 1 3 1 0, ठीक है। 3 3 5 5 3, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स इस हिसाब से ली है ताकि इसका ऑर्डर हो गया रो इंटू कॉलम, रो कितनी हमारे पास 3 3 इंटू 5, ठीक है। तो n क्रॉस m है, m ज़्यादा है n से, ठीक है। और रैंक मैंने 3 लिया है, चेक कर सकते हो कि इसका रैंक 3 ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 3 आ गया, इन दोनों को ऐड करके 4 नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब हो रहा है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करके कभी ये नहीं बनेगा, तो रैंक 3 है इसका। तो मैंने क्या एज्यूम किया है, रैंक 3, ठीक है। अब जो हमारे पास a इंटू एक्स होगा, तो यहाँ पे तो x 5 कह सकते हैं 5 वेरिएबल का वेक्टर बनेगा, ठीक है। तभी ए एक्स इज इक्वल टू 0, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो x जो है इसको हम लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर हम a इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास 5 इक्वेशन बनेंगी, सॉरी 3 इक्वेशन बनेंगी, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इक्वेशन बनेंगी मेरे पास। ए प्लस 2b प्लस सी प्लस 4d प्लस 3e इज इक्वल टू 0। सेकेंड बनेगी 2a प्लस बी प्लस 3c प्लस 4 प्लस ई, चलो ई भी हम ले ही लेते हैं यहाँ पे, कुछ नॉन जीरो की जगह 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। तो 4d और ई इक्वल टू 0, 3a प्लस 3b प्लस 5c 5d प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें अगर देखा जाए, जितने अननोन हो उतनी अगर हमारे पास इक्वेशन हो तभी सबकी वैल्यू आएगी, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास वेरिएबल तो 5 है, इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो ये तो ऐसा एक यूनिक वैल्यू तो नहीं आएगी इसकी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखा जाए हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 5, जो कि m के इक्वल आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 3, जो कि n के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने m-1 हमें फ्री वेरिएबल लेने पड़ेंगे, मतलब उनको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कुछ कांस्टेंट है, मतलब उनको फ्री करना पड़ेगा, देखते हैं। तो फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, m-n, ठीक है। और बस इसीलिए ये इसके ना रैंक के भी इक्वल है, अभी तो n के इक्वल आ रहा है बट एग्जैक्टली रैंक के इक्वल। तो 2 वेरिएबल में फ्री मानने पड़ेंगे, जैसे मान लो d और e को एज्यूम कर लूँ कि ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर मैं इनको कुछ भी मान लूँ, मैं a प्लस 2b प्लस सी को -4d -3 के इक्वल रखूँ, ठीक है। इन सारी इक्वेशन को इनको राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तब a b c
तीनों को सॉल्व कर सकते हैं डी और ई की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली बस ऐसे लिख रहा हूँ आंसर, कि ऐसा एज्यूम कर लो हम्म, कि जो ए आया, ठीक है, वो पी डी, इसको हम लिख देते हैं कुछ कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ए वन डी प्लस ए टू ई, ठीक है। ए वन ए टू कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आई, बी वन डी प्लस बी टू ई। सी की वैल्यू गई सी वन डी प्लस सी टू ई, ठीक है, इस तरीके से। तो ए बी सी की वैल्यू होगी ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट कैसे आएंगे, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको इधर ले जाके, ठीक है। डी और ई को हम ऐसे रखेंगे तो वैल्यू क्वेश्चन कुछ आएगी, वो भी मतलब नहीं है अभी सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन का वेक्टर बने, सोल्यूशन एक्स था ना, तो वो किसके इक्वल था, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए किसके इक्वल आया, ए वन डी प्लस ए टू ई। बी किसके इक्वल आया, बी वन डी प्लस बी टू ई। ये किसके इक्वल है, सी वन डी प्लस सी टू ई। और डी और ई को तो हमने फ्री वेरिएबल ही माना, ठीक है। अब ये तो कुछ भी हो सकते हैं खुद से। और इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं, अगर मैं डी को बाहर निकाल लूं, डी के साथ क्या है, ए वन बी वन सी वन, डी की वैल्यू वन, यहाँ पे जीरो, ठीक है। प्लस ई जो है ए टू बी टू सी टू जीरो वन। तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। डी और ई की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, फ्री वेरिएबल है, ठीक है। और ये दो वेक्टर बने, ठीक है। अभी टू कहाँ से आया, एम माइनस एन से, ठीक है, टू। तो अगर देखा जाए और ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास m माइनस एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इसके सिस्टम के, ठीक है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट m माइनस एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। बी में लिखा है देयर एग्जिस्ट m माइनस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सच दैट एवरी सॉल्यूशन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर, है ना। तो हमारे पास m माइनस एन वैक्टर्स हैं, हर सॉल्यूशन इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मतलब ए की बात कर रहे हैं, बट ए में एटलीस्ट आता है, ये बोला एटलीस्ट कि दो होंगे, दो तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सी चेक कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट m माइनस एन वेरिएबल आर जीरो। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि m माइनस एन वेरिएबल जीरो ही हो, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे अगर सब नॉन जीरो लूम वैल्यू, तो सब नॉन जीरो भी हो सकती हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट एन वेरिएबल आर नॉन जीरो, ये भी गलत है, ठीक है। तो फाइनली बचा ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास m माइनस एन तो आ गया, बट हाँ ए सही है, बी गलत है, ठीक है। एटलीस्ट m माइनस एन, ये डिपेंड करेगा ए के रैंक पे, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर हम ये बात करें कि अगर ए का रैंक जो है टू होता, ठीक है, ए का रैंक टू, इट मीन्स जो तीसरी कह सकते हैं रो है, वो इन दोनों से मिलकर बनी है। सपोज करो यहाँ पे वन प्लस टू थ्री है, टू प्लस वन थ्री है, और इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये ज्यूम करें कि यहाँ पे फोर है, ठीक है, तो पहली दो रो के सम से तीसरी बनी है, यानी इसका रैंक टू हो गया। रैंक टू अगर हो गया तो सिमिलरली जो तीन इक्वेशन थी, तीन नहीं है एक्चुअली में, दो ही इक्वेशन है ना, तीसरी तो इन दोनों से मिलकर बनी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है तीन इक्वेशन की जगह हमारे पास कितनी होंगी, ये चार, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बनी है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होंगी हमारे पास, टू होंगी। ये किससे पता चला हमें, रैंक से,
ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे एन कहना ना गलत होगा, या चलो लिख सकते हैं, बेसिकली जो हो जाएगा n-1। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पांच वेरिएबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन फ्री वेरिएबल मानने पड़ेंगे, यहाँ यानी कि यहाँ पे सी डी ई को फ्री मान लिया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकलेगी सी डी ई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तीन वेक्टर आएंगे कि सी एक वेक्टर, डी एक वेक्टर, ई एक वेक्टर। ठीक है, तो जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे, तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो आए थे, तो इसलिए हम लिखेंगे एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट सही है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 10 रेड बॉल्स 15 ब्लू बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन रेड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, अब ये तो वैसे अगर सिंपल भी हम कर सकते हैं कि विदाउट, एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, गिवन है हमारे पास, पहली बॉल हमने निकाली, रेड निकली। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए 10 रेड बॉल है, 15 ब्लू बॉल है। ठीक है, अगर हमें बोल दिया कि पहली बॉल निकाली, रेड निकली, तो रेड कितनी बची, 9 बची, ब्लू कितनी बची, 15। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी सेकंड बॉल रेड निकली है, तो जो प्रोबेबिलिटी बेसिकली आ जाएगी, सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 9/15, यानी कि सॉरी 9/15 टोटल हो गए 24, तो 3/8। ठीक है, यानी कि 0.375। ठीक है, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, बस इतना सा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बेस थ्योरम से करना हो तो हम इवेंट मान लेते हैं ना, ए, ए इवेंट है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, पहली बॉल ड्रॉन रेड है, ये हमें गिवन है। बी क्या करना है हमें, कि सेकंड बॉल भी रेड हो, है ना, बेसिकली दोनों रेड होने बोलना चाहिए, तो सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, फर्स्ट ये गिवन है बी की। ठीक है, तो किसके को लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो एक मिनट, गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, ये किसके को आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दोनों बॉल, फर्स्ट बॉल भी रेड, सेकंड बॉल भी रेड, तो फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास बात की जाए तो 10/25। ठीक है, इनटू, और सेकंड बॉल रेड आने की 9/24, डिवाइडेड बाय फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 10/25। ये तो वैसे ही आ गया। इसमें एक्चुअली हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें आई थिंक बेस थ्योरम का कोई मतलब बनता ही नहीं है, सीधा ही हो रहा है। ठीक है, तो उल्टा दिया होता तो बनता। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है अभी, गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, ए, सेकंड बॉल बी। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, बस। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब है सेशन 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 2 - एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एफ एक्स 0 to 2। ठीक है, तो हम पूरी इक्वेशन इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से 2। 1 की इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इसकी 0 से 2, एफ ऑफ 2 - एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होते हैं ना, अगर हमें प्रॉपर्टी पता हो, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन है लिमिट ए से बी है, तो ये किसके इक्वल आ सकता है, ए प्लस बी, एक्स की जगह हम ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देना। अगर इसमें क्या यूज़ होगा कि अगर ए से बी इंटीग्रेशन है एफ एक्स की, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 है,
तो ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0। अगर मैं इसको आई लिख लूँ, दोनों को ही आई लिख लेता हूँ जो हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 0 से 1, ये भी आई हो गया, 0 से 2। ठीक है, 2i = 2 - 0 2, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 6 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, कि हमने 6 डाइस फेंके तो टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हाँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 6 आएगा। ठीक है, और जो हमारा कह सकते हैं इवेंट है ई, ठीक है, कि सारे डिस्टिंक्ट आए हैं। 6 डाइस मैंने थ्रो किया, एक पे 1 आया, 2 3 4 5 6 ऐसे। पहले पे 1 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, फिर आगे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 से लेकर 6 तक के, तो क्या वो 6 फैक्टोरियल नहीं बनेंगे? बेसिकली परमुटेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 5 ऐसे करते करते, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 की पावर 6। तो एक 6 कट गया तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2, नीचे आएगा 6 × 6 × 6 × 6 × 6, और 3 दूनी 6। ठीक है, 4 कट गया, ये 3 ठीक है, नीचे क्या आ गया 5, नीचे 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 का स्क्वायर बन गया ना। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, ऑप्शन बी। ठीक है, सीधा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी रैंडम वेरिएबल नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट टेक्स रियल वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 में रियल वैल्यूज लेता है, और ये भी नहीं बोला हो ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही दिया, let z = x y and let mean values of x y z be x bar y bar z bar। ठीक है, respectively which of the following statement is true? mean of z is equal to mean of x into mean of y, या फिर लेस देन इक्वल टू मीन ऑफ x और मीन ऑफ y, या ग्रेटर देन इक्वल टू मीन ऑफ x इंटू मीन ऑफ y, या फिर लेस देन मीन ऑफ x। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम देखते हैं। देखो, जो कोवेरियंस होता है, ठीक है, एक्स और वाई अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 हो जाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे एक्स और वाई आपस में वो हो रहे हैं कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, इस तरीके से है ना, कोई रिलेशन बताता है कि कैसे वेरी कर रहे हैं मीन से दोनों आपस में मिलके, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। और ग्रेटर देन 0 हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों ही मान लो इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो कोवेरियंस होता है एक्स कोमा वाई का, ये आएगा मीन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, यानी कि मीन ऑफ जेड इस क्वेश्चन के हिसाब से, माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई। ठीक है, तो मीन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई यानी मीन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई एक्स वाई, ई एक्स सॉरी ई वाई प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, बेसिकली ये जेड की बात कर रहे हैं, जेड बार है ना, इसको मैं पहले ये लिखता हूँ कि एक्स वाई बार, ठीक है, मीन ये एक्स बार, ये वाई बार प्लस कोवेरियंस। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार प्लस कोवेरियंस। ठीक है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते तो कोवेरियंस 0 हो जाता, तब ए ऑप्शन आ जाता। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इन्होंने लिखा है नॉन नेसेसरी इंडिपेंडेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम श्योर नहीं कह सकते। फिर कोवेरियंस नेगेटिव हो सकता है, तो जेड इससे कम भी आ जाएगा है ना, इससे और नेगेटिव हो जाएगा, तो बी भी हो सकता है, बट वो भी श्योरिटी नहीं है, कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है। सिमिलरली सी भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कोवेरियंस 0 है या कोवेरियंस नेगेटिव है या कोवेरियंस पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो कि एक्स और वाई को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें। ठीक है, पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स और वाई को ऐसे मान लो कि दोनों को ही 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, इसका मीन जो आ जाएगा बेसिकली 1/2 आएगा, जो इसका वेरियंस आएगा बी माइनस एपन का स्क्वायर 0.12 होता है, आई थिंक ये 12 भी होगा। ठीक है, चेक कर लेना। एक्स और वाई हम सेम मान लेते हैं।
फिर कोवेरियंस के लिए या तो हम इंडिपेंडेंट मान ले, ठीक है, इंडिपेंडेंट मानने के तो मीन इसका ये आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा जेड का। फिर हम एक चीज़ ये एज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट, कि एक्स प्लस वाई जो है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, जैसे मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है। हम्म, अच्छा मैं सीधा यही निकाल सकता हूँ ना जेड की मीन, तो मीन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 - एक्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन मुझे निकालनी है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, और साथ में आएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 से 1 है एफ एक्स की, ठीक है। तो आ जाएगा x² बाय 2 माइनस x³ बाय 3, और लिमिट 0 से 1 के बीच में। तो 1/2 माइनस 1/3 यानी 1/6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, कोवेरियंस नेगेटिव आएगा, कोवेरियंस नेगेटिव आएगा तो इनके जो z का मीन है, इन दोनों के मीन के मल्टीप्लिकेशन यानी 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस हुआ होगा कुछ ना कुछ, तभी 1/6 आया, ठीक है। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू वाई मान के चलो, ठीक है, वहां पे कोवेरियंस पॉजिटिव आएगा, वहां पे इसका मीन जो c आएगा, z का मीन x के मीन और y के मीन के प्रोडक्ट से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। और z का मीन देखो इससे x से तो कम आया, ठीक है, दूसरे केस में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर, बी इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय स्वैपिंग टू रोज, है ना, दो रो को इंटरचेंज कर दिया हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है ना। जितने बार भी आप रोज को इंटरचेंज करोगे या कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे उतने बार नेगेटिव आता रहेगा। जैसे मान लो एक बार किया हमने कोई भी दो रो को या कॉलम्स को इंटरचेंज, तो नेगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट, है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। सेम दो बार किया हमने तो दोबारा जो पहले साइन था वही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर स्वैपिंग करते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, और टाइम स्वैपिंग करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है, इफ ए इज इन्वर्टिबल वी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, सही है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी का भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। बस साइन दोनों का आपस में नेगेटिव हो जाएगा। इफ ए सिमेट्रिक बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर एग्जांपल जैसे 1 2, नहीं ये तो हो ही जाएगा, 3/3 में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मिनट, इसमें भी कर सकते हैं 1 2 2 3, ठीक है। ए तो सिमेट्रिक है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है दोनों। बट अगर मैं बी करूँ, दो रो को इंटरचेंज कर दूँ, 2 3 1 2, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, गलत है। इफ ट्रेस ऑफ ए इज जीरो ट्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो, ये भी गलत है, क्योंकि ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स ही चेंज हो गए ना, देखो इंटरचेंज करने से, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।